महाद्वीप में प्रवेश करके 100 साल पुराना धूसर खरगोश बन गया। शुरुआत में ही मुझे शियाओ वू ने घास के मैदान में खींच लिया। मेरे पास इंसानी शरीर भी नहीं था और मुझे स्टार डॉ के बड़े जंगल में मरने का नाटक करके गुजारा करना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने 10 लाख साल बिता दिए सिर्फ इसलिए कि मैंने गलती से ग्वांगहान की बर्फीली टहनी खा ली थी। मेरी बदली हुई आत्मा एक ग्वांगहान बर्फीले खरगोश के रूप में जाग उठी। मेरे पास एक बड़ा सॉसेज है, उसने कहा। मैं अपनी हंसी बमुश्किल रोक पाया। तुम्हारा शायद मेरे जितना बड़ा नहीं होगा। विश्राम क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। इसके बाद कोई अपनी हंसी दबाने लगा, जिससे उसके कंधे कांपने लगे। फ्लैंडर का चेहरा काला पड़ गया। सॉसेज खाने के बाद मैं प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने खड़ा हुआ। स्टाफ ने मुझे याद दिलाया कि अगर कोई चुनौती देता है तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं, नहीं तो रैंडम मैचिंग होगी। मेरे बैठने के कुछ ही देर बाद विश्राम क्षेत्र के दूसरी तरफ कुछ अनुभवी गोल्ड बैज वाले खिलाड़ी मुझे घूरने लगे। उन्होंने मुझे गोरा चेहरा कहा और बोले कि आयरन बैज के साथ इंटरमीडिएट जोन में आना मौत को दावत देना है। तभी 2 मीटर से अधिक लंबा एक तगड़ा आदमी खड़ा हुआ, जिसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। XX भालू राजा, 68वें स्तर का आक्रामक युद्ध आत्मा सम्राट, आत्मा नष्ट करने वाला विशाल भालू। उसकी आंखों में युद्ध की भावना नहीं, बल्कि एक गंदी चाहत थी। आसपास के लोग शोर मचाने लगे। मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। अखाड़े पर रोशनी पड़ते ही दर्शकों में खलबली मच गई। आयरन बैज बनाम गोल्ड बैज, 63वां स्तर बनाम 68वां स्तर। सट्टेबाजी की दरें हैरान करने वाली थीं। मैं चारों तरफ से हो रही बातें सुन सकता था। कुछ ने कहा कि मुझ जैसा नया खिलाड़ी भालू राजा का एक घूंसा भी नहीं झेल पाएगा। किसी ने कहा कि यह गोरा चेहरा सिर्फ मनोरंजन के लिए आया है। कुछ लोग तो भालू राजा के नाम पर सोने के सिक्के लगा चुके थे, जैसे आज उन्हें मुफ्त का पैसा मिल गया हो। मैं मंच के केंद्र में खड़ा हुआ और धीरे से अपनी उंगलियों से पंखे को दबाया। बाहर का शोर जितना बढ़ता गया, मेरा दिल उतना ही शांत होता गया। भालू राजा कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। उसकी नजरें बहुत गंदी थीं, जैसे उसने सामने वाले को शिकार मान लिया हो। ऐसा व्यक्ति जितना ऊपर जाता है, उतने ही अधिक लोगों को कुचलता है। उसने अपनी छाती थपथपाई और क्रूरता से मुस्कुराया। गोरे चेहरे, बाद में रोना मत। मैंने अपना पंखा खोला और बिना हिले वही खड़ा रहा। रेफरी के आदेश पर भालू राजा के पैरों के नीचे आत्मा के छल्ले चमक उठे। उसकी भारी ताकत से जमीन हिलने लगी। वह एक दीवार की तरह मेरी तरफ बढ़ा। उसकी ताकत मिट्टी की गंध लेकर आ रही थी और उसका हर कदम अखाड़े को कंपा रहा था। एक सामान्य चंचल आत्मा मास्टर ऐसे प्रतिद्वंद्वी से दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मुझे उसे यह महसूस कराना था कि उसने मुझे दबा दिया है, और दर्शकों को दिखाना था कि उसकी घमंडी ताकत असली गति और नियंत्रण के सामने कितनी हास्यास्पद है। मैंने आंखें उठाईं, ग्वांगहान की आंखें, चांदी जैसी चांदनी सीधे उसकी पुतलियों में समा गई। उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसका वेग बीच में ही रुक गया। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अपने आप मेरी तरफ बढ़ने लगा। XX मैं एक ही कदम में उसके पास पहुंच गया। तीसरी आत्मा तकनीक, बर्फ के हाथ। दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और बर्फीली हवा तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह दहाड़ा और अपनी मांसपेशियों को फुलाकर बर्फ को तोड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। चौथी आत्मा तकनीक, जड़े खरगोश के क्लोन। चांदनी से 3 परछाइयां निकली और उसकी आत्मा के साथ उसके चारों तरफ फैल गईं। भालू राजा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और शांत आवाज में कहा, यह खत्म हुआ। पांचवीं आत्मा तकनीक, चंद्रमा की काट। 4 चांदी के ब्लेड एक साथ चले। भालू राजा की चीख से पूरा अखाड़ा गूंज उठा। दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया, जिसके बाद डर और गुस्से की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने उसकी दयनीय हालत देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा।
न जाने ऐसे कितने ही लोगों को उसने बर्बाद किया होगा। मैं उसके पास गया और उसके सीने पर पैर रख दिया। कचरा। वह दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आखिरकार डर दिखाई दिया। मेरी उंगलियों पर फिर से चांदी की रोशनी चमकी, चंद्रमा की काट गिरी और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा मैदान स्तब्ध था। पहला मैच, ग्वांगहान की जीत। इनाम के रूप में 100 सोने के सिक्के मिले। मैं मंच से नीचे उतरा। फ्लैंडर का चेहरा खिल उठा था। उसने मुझ पर दाव लगाया था और विसंगत दरों के कारण उसने 40,000 से अधिक सोने के सिक्के कमाए थे। उसने दिखावे के लिए मुझे 5,000 सिक्के दिए। मैं सब समझ रहा था पर कुछ बोला नहीं। कम से कम इन पैसों से शियाओ वू के लिए खाना खरीदा जा सकता था और आगे की यात्रा का खर्च निकल सकता था। फ्लैंडर ने मुझे फिर से श्रेक में शामिल होने का न्योता दिया। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं आत्मा हॉल जाऊंगा। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जानता था कि वह मुझे रोक नहीं सकता। मैंने उससे वादा किया कि अगर श्रेक पर कभी मुसीबत आई, तो मैं मदद करूंगा। अखाड़े से निकलते समय वह महिला वेटर जिसने मुझे जूस दिया था, पीछे पीछे आई। उसका नाम शियाओ रू था। वह अपने जीते हुए सारे सोने के सिक्के मुझे देना चाहती थी। उसकी लाल आंखें देखकर मेरा दिल पिघल गया। उसके पास कोई आत्मा शक्ति नहीं थी और यहाँ गुजारा करना आसान नहीं था। मैंने उसके पैसे नहीं लिए, बस उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जूस बहुत अच्छा था। शियाओ रू वहीं खड़ी होकर और जोर से रोने लगी। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। इसके बाद मैं रोज होटल गया क्योंकि मुझे पता था कि दाई मुबाई वहां कोई मुसीबत खड़ी करेगा। वास्तव में होटल में सब कुछ बिखरा पड़ा था। दाई मुबाई दो जुड़वां बहनों के साथ विवाद के बाद गुस्से में एक फंसे हुए जानवर की तरह छटपटा रहा था। मैंने उसे देखा और धीरे से डांटा। उसने अनजाने में सिर उठाया। ग्वांगहान की आंखें चमक उठीं और चांदनी जैसी आत्मा शक्ति उसकी आंखों में समा गई, जिससे उसका गुस्सा शांत हो गया। वह दंग रह गया और उसकी सांसें धीरे-धीरे स्थिर हो गईं। मैंने अपनी नजरें हटा लीं। भविष्य में ऐसी जगहों पर कम जाया करो। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। मैंने पूछा कि माँ होंगशुन कहाँ है? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए आखिरकार बेहुआ लेन के वेश्यालय का नाम बता दिया। मैं मुड़ा और चल दिया। दाई मुबाई ने पीछे से आकर मुझे आगाह किया कि वह एक गुस्सैल रोस्टर है। अगर वह खुद को शांत नहीं करेगा तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने पीछे मुड़े बिना कहा, तो फिर रहस्यमयी बर्फ की मज्जा या बर्फीली हवा का इस्तेमाल करो। पतन को मजबूरी मत बनाओ। शाम को बेहुआ लेन में दिए जल चुके थे। वहां की हवा में इत्र की तेज गंध थी। मेरी वेशभूषा देखकर एक महिला मुस्कुराते हुए आगे आई और पूछने लगी कि लाल पोशाक वाली लड़की के लिए कितने सिक्के चाहिए। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। मैं संगीत सुनने आया हूं, किसी और काम के लिए नहीं। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह तुरंत पीछे हट गई। मैं नीचे बैठ गया और 3 धुनें सुनी। आखिरकार माँ होंगशुन अंदर से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन मुझे देखते ही उसका रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपना पंखा खोला। बस फुर्सत में संगीत सुनने आया हूँ। माँ होंगशुन समझदार था। वह तुरंत भांप गया कि दाई मुबाई ने उसे धोखा दिया है। वह भागने लगा, लेकिन मेरी गति के सामने वह बहुत धीमा था। मेरी अलग हुई आत्मा की चांदी जैसी रोशनी चमकी और ग्वांगहान बर्फीले खरगोश ने उसका रास्ता रोक दिया। पहली आत्मा तकनीक, चंद्रमा की परछाई के कदम। मैं पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया, उसे एक चूजे की तरह गर्दन से पकड़ा और एक सुनसान गली में खींच लिया। माँ होंगशुन को जमीन पर फेंक दिया गया। उसका चेहरा लाल हो चुका था। बड़े भाई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैंने अपनी कलाई घुमाई। मोटे, आज तुम बच नहीं सकते, उसने दांत पीसकर कहा। मैं एक गुस्सैल रोस्टर हूं। अगर यहां नहीं आऊंगा तो क्या मर जाऊं? उसकी इस अकड़ को देखकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। सुधरने के लायक नहीं। छठी आत्मा तकनीक, ग्वांगहान का क्षेत्र। इस बार मैंने क्षेत्र को 2 मीटर के दायरे में समेट दिया।
जिससे उसकी तीव्रता और बढ़ गई। जमीन से ठंडी हवा उठी और माँ होंगशुन को जकड़ लिया। पहले वह कांपा, फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके अंदर की आग सचमुच शांत हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर राहत के भाव आए, मैं ठंडी हंसी हंसा, लगता है यह अभी भी कम है। तीसरी आत्मा तकनीक, बर्फ का जमना। बर्फ उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी और सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। उसके दांत किटकिटाने लगे और उसकी आंखों में गुस्से के साथ डर समा गया। मैंने नीचे झुककर उसे देखा। मेरी बर्फीली हवा परम बर्फ के करीब है, जो तुम्हारी आग को शांत कर सकती है। यह ठंडक तुम्हारी नसों में 3 दिन तक रहेगी। इन 3 दिनों में बेहतर होगा कि तुम ऐसी जगहों पर न जाओ। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्यों? मैंने पंखा बंद किया और उसके कंधे की बर्फ को थपथपाया। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की, तो यह ठंडक तुम्हें बर्फ के टुकड़े से भी ज्यादा जमा देगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल वह घुटनों के बल गिर पड़ा और मेरे पैर पकड़ लिए। भाई, मुझसे गलती हो गई। इस चीज को वापस ले लो। मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। मैंने उसे देखा और अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। यह मोटा मेरी उम्मीद से जल्दी मान गया। नहीं, यह तुम्हारी निगरानी के लिए है। माँ होंगशुन का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। मैंने उसे हल्का सा लात मारी। श्रेक, वापस जाओ। वह आज्ञाकारी बनकर तुरंत बाहर की तरफ भागा। गली के कोने पर पहुंचकर उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे डर हो कि मैं फिर से हमला न कर दूं। मैंने अपना पंखा समेटा। उसे भागते देख मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। अगर वह अब से सुधरने लगे, तो भविष्य में वह गलत रास्ते पर जाने से बच सकता है। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था।